हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फरवरी 2023 मंथ के लिए। नाउ द एम्फेसिस विल बी ऑन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट हम देखेंगे रैंकिंग इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स वाली कैटेगरी, जो भी नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग इंडिसेस रिपोर्ट्स हैं, सूचकांक जिसे आप बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। देन कैटेगरी वाइज स्पोर्ट्स देखेंगे, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, व्हाट्सोएवर स्पोर्ट जो भी पूरे महीने में हुआ है उससे जुड़ी हुई न्यूज़ देखेंगे। एंड देन फाइनली इंटरनेशनल न्यूज़, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस हो या जियोपॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हो, कोई घटना हुई हो, कोई साइक्लोन आया हो, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग हियर। सो आज के सेशन में बेसिकली ये सारे एरियाज रहने वाले हैं। आपको वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपने सिलेक्ट टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली भी जा सकते हैं। किक स्टार्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका आप ट्राई करते हैं आंसर करने का, एंड मेनी ऑफ यू रिस्पॉन्ड टू इट। देन वील बी गोइंग इन दिस सीक्वेंस: इंडेक्स, स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़। देन विल बी डिस्कसिंग दी साइनिंग ऑफ क्वेश्चन। जाते जाते क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आप आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। एंड फाइनली विल बी वाइंडिंग द वीडियो विथ फूड फॉर थॉट, यानी कि एक ऐसा कोट, एक ऐसा थॉट जो कि हमें सोचने और कुछ सीखने को मजबूर कर देगा। इस तरह का कुछ थॉट हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं बता दूं, आज हम जो भी पढ़ेंगे उसका PDF आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवा दिया गया है ऑलरेडी। नए स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हर महीने हम 5 वीडियोस लेकर के आते हैं मंथली करंट अफेयर्स के, राइट। और उनके 4 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, आप बाद में भी उनको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 5th एंड फाइनल पार्ट है जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़ और जो भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई वो डिस्कस करेंगे। इन 5 पार्ट का एक सिंगल PDF होता है जो parchamclasses.in पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आप PDFs लेकर के पढ़ते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। हर महीने आपको PDF लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथ्स, इकोनॉमिक, फाइनेंस, ये सब कुछ PDF फॉर्म में एक ही जगह आपको मिल जाएगा। परचम ऐप से आप ये चेकआउट कर लीजिएगा, और हर वीकेंड पे कोई ना कोई ऑफर या सेल चलता रहता है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो। रही बात 2022 के करंट अफेयर की, जो कि आपको तैयार रखने ही हैं अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसके लिए आप चाहें तो ईयर बुक की तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें पूरा 2022 का कंपाइलेशन आपको कैटेगरी वाइज अप टू डेट मिल जाएगा। ये हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है इंग्लिश में, या parchamstore.in से जाकर के ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, और सॉफ्ट कॉपी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में परचम ऐप से ली जा सकती है, ठीक है। तो जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल, कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन थे, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, नॉट कैटेगरी रादर फर्स्ट फीचर, दैट इज किक स्टार्ट क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ट्राई कीजिए इनको आंसर करने का। आता होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स। अगर आप डेली वीकली फॉलो कर रहे हो चैनल से तो ज़रूर आंसर कर पाओगे। नहीं आता है, डू नॉट वरी, आज के वीडियो में इनका आंसर हम पढ़ने ही वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल लेबर रिजिलियंस इंडेक्स 2023, यानी वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ये एक इंटरनेशनल इंडेक्स है, उसमें हमने क्या रैंक हासिल किया है वो आपसे पूछा जा रहा है। देन सेकंड इज मार्बर्ग वायरस डिजीजेस फर्स्ट आउटब्रेक हैज बीन कंफर्म्ड फ्रॉम विच कंट्री। किस देश से मार्बर्ग वायरस रोग का पहला प्रकोप की पुष्टि हुई है, यानी मार्बर्ग वायरस कौन से देश के अंदर पहली बार देखा गया, इससे रिलेटेड डिजीज। आते हैं तो जल्दी से आंसर कीजिए, नहीं तो लर्निंग के लिए रेडी हो जाइए। हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, विच इज इंडेक्स, रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स। तो शुरुआत करते हैं पहले रिपोर्ट के साथ में, एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022, यानी कि वार्षिक मृत्यु दंड रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि ऐसे प्रिजनर्स जो कि जिनको डेथ पेनल्टी दी गई है या डेथ सेंटेंस दिया गया है कि आपको हैंग किया जाएगा टिल यू डाई, उनका नंबर ओवर द ईयर्स बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें 2020 से, तो 404 प्रिजनर्स ऐसे थे जिनको डेथ पेनल्टी मिलनी थी, फिर 490 हुआ 2021 में, और 2022 में बढ़कर के 539 हो गया, यानी ऐसे प्रिजनर्स जिनको डेथ की तरफ पेनलाइज किया जा रहा है, सेंटेंस किया जा रहा है, उनका नंबर में इजाफा हो रहा है। एंड देयर हैज़ बीन अ 40% इंक्रीज एज कम्पेयर टू द नंबर इन 2015। और मैक्सिमम डेथ पेनल्टीज वाले प्रिजनर्स कहाँ देखे जा रहे हैं, हाईएस्ट डेथ सेंटेंसेस उत्तर प्रदेश में, फॉलोड बाय गुजरात एंड झारखंड। ओके, आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिकम्स द लार्जेस्ट बायर ऑफ MSME गुड्स इन 2022, यानी कि रक्षा मंत्रालय 2022 में MSME सामानों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME से जो भी बाइंग की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा बाइंग की है, रक्षा मंत्रालय ने की है। और ये जो बाइंग है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू होती है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी है कि सबसे बड़ा बायर MSME सेक्टर्स का कौन बना इस बार,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहा। सो 2022 के अंदर इन्होंने 16,747 करोड़ का एमएसएमई सेक्टर से परचेज किया, जो कि 250% ज़्यादा था, 250% ज़्यादा था पिछले साल के मुकाबले, यानी 2021 के मुकाबले 2022 में 250% का इंक्रीमेंट बाइंग के अंदर देखा गया, और इसमें भी उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड GEM प्लेटफॉर्म, तो ये 2016 से स्टार्ट हो रखा है। ये बेसिकली जो भी बाइंग हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि जो भी परचेज वगैरह होंगे वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू होंगे। सो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज एक्रेडिटेशन सिस्टम रैंक्ड 5th ग्लोबली, यानी कि भारत की मान्यता प्रणाली विश्व स्तर पे 5वें स्थान पर है। मान्यता प्रणाली या एक्रेडिटेशन सिस्टम यानी जो हम क्वालिटी एक्रेडिटेशंस करते हैं ना, कि हमारे मापदंडों के हिसाब से किस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। जैसे अब हम मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है, जो क्वालिटी रेट करते हैं, वो वर्ल्ड के अंदर 5th नंबर पर रैंक किए गए हैं। ये आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा बिकॉज इसका बहुत शार्प इमेज कहीं भी नहीं मिला हमें, बट स्टिल आई विल हेल्प यू रीड इट। सी, यहाँ पे रैंक दिए हुए हैं एक्रेडिटेशन के, अगर आप देख सकें थोड़ा बहुत भी, तो ये 5th रैंक है और ये 5th रैंक जाता है यहाँ इंडिया को। ओके, देन फर्स्ट रैंक की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है जर्मनी, सेकेंड रैंक पे आ रहा है US, थर्ड पे आ रहा है चाइना, देन 4th रैंक के ऊपर आ रहा है इटली एंड 5th पे आ रहा है इंडिया। सो जर्मनी, US, चाइना, इटली एंड इंडिया, ये रहे टॉप 5 एक्रेडिटेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और ये रैंकिंग किसने दी है? ये दी है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के हिसाब से रैंक सामने आया है। तो इंडेक्स का नाम से भी पूछा जा सकता है कि एज पर GQIA यानी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के हिसाब से इंडिया का रैंक क्या है? तो 5th रैंक है हमारा, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, ये जो GQIA है इसने 184 इकोनॉमीज़ को रेट किया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एक्रेडिटेशन के बेसिस पे। यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए कि एक्रेडिटेशन क्या सेटअप करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितनी कॉम्पिटेंस रखता है, कितनी क्वालिटी रखता है, कितनी जो ग्लोबल लेवल्स हैं, टेस्टिंग कितने अच्छे से हुई है, सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन कितनी क्वालिटी का, ये सारी चीज़ें बताता है। और हमारे यहाँ पे कौन सी वो बॉडी है जो कि एक्रेडिटेशन से जुड़ी हुई है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? जक्षय शाह है। ऑलराइट, देन इंडिया जंप्स टू 55th प्लेस इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। इंडिया ने अपने रैंक में काफ़ी इजाफा यानी इंक्रीमेंट दिखाया है। लास्ट टाइम हम जब रैंक किए गए थे तो हम 112th प्लेस पे थे, 112वें रैंक पे थे, अब हम 55वां यानी 55th रैंक पे हैं इन ICAO एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग। नाउ व्हाट इज दिस ICAO? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर में आती है, उसका ये रैंक आया है और उसने हमें रेट किया है 55th, यानी हम हमारे जो फ्लाइट्स होते हैं एविएशन उनकी सेफ्टी पे अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं और इसमें इंक्रीमेंट आया है ओवर द ईयर्स। नाउ स्टेटस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, ये एक रिपोर्ट है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी हुई यानी परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई, और इस रिपोर्ट को हमें पढ़ना है बिकॉज ये ऑफकोर्स आंसर राइटिंग में तो इंपॉर्टेंस रखती है, वनडे एग्जामिनेशन में भी बीच में से उठा करके कोई भी फैक्ट देखा जा सकता है। तो चलिए एक बार फटाफट की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ओवर द ईयर्स उसमें काफ़ी इजाफा देखा गया है और 21-22 की अगर हम बात करें तो अब तक हमारे 47,112 मिलियन यूनिट्स न्यूक्लियर एनर्जी की इस्टेब्लिश्ड है। व्हेन वी टॉक अबाउट दी कौन से नंबर पे हम इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करते हैं, तो ये 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का इन इंडिया। 3% टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो हो रहा है वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हो रहा है। अब यहीं पे मैं आपसे पूछ लेती हूँ, बताइए टॉप 4 जो है वो कौन से हैं, क्योंकि जब मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया पढ़ाया था, ये स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। तो बताइए मुझे टॉप 4 सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया कौन से हैं, कौन सी एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, एंड प्लेलिस्ट की बात आई तो मैं बता दूं कि पूरी मंथली प्लेलिस्ट बनी हुई है 2023 की, 6 मंथ्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, डेली वीकली बनी हुई है, 2022 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हर चीज़ जब भी कोई टॉपिक आपको ढूंढना होता है इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो थ्रू द प्लेलिस्ट। चलिए आ जाते हैं वापस। इंडिया में ओवर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि 7 पावर प्लांट्स के अंदर फैले हुए हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, सो इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट 700 MWE यूनिट जो कि सेटअप किया गया है। नाउ
गवर्नमेंट ने जॉइंट वेंचर्स भी इस सेक्टर के अंदर अलाउ किए हैं PSUs को, ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो एनहांस किया जा सके। तो दो जो मेजर जॉइंट वेंचर्स हुए, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL जो है, इसने दो जॉइंट वेंचर्स किए हैं, एक NTPC के साथ में और दूसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट, जिसमें कि थोरियम को एज जो क्या बोलेंगे हम, सोर्स है ना, यूज़ किया जाएगा यूजिंग यूरेनियम 233 आइसोटोप जो होता है उसको थोरियम कहा जाता है, और उसके ऊपर बेस्ड ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि कलकप्पम तमिलनाडु के अंदर सेटअप किया गया। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि थोरियम को, दैट इज 233 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम को यूज़ करता है। देन प्लांट विल बी एंटायरली इंडिजिनस, और अपने आप का पहला एक इस तरह का ये प्लांट है। हालांकि इसका जो एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट था वो पहले कामिनी नाम से एग्जिस्ट कर रहा था कलपक्कम के अंदर, लेकिन अब भाविनी नाम से प्रॉपर इस प्लांट को बना दिया गया है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक नोट ऑफ। ना अधिकतर जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हो रहे थे इनिशियली वो साउथ में फैले हुए ज़्यादा थे इंडिया में। नाउ अब जो ट्राई किया जा रहा है उसको नॉर्थ की तरफ भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस मोस्टली साउथ इंडिया या फिर महाराष्ट्र, गोवा, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा देखने को मिलते हैं आपको। नाउ अपकमिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है गोरखपुर हरियाणा के अंदर, वो एक एग्जाम्पल है दैट इट इज़ नाउ स्प्रेडिंग टू द नॉर्थ ऑल्सो। आई होप कि हाईलाइन समझ में आ गए होंगे। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यूपी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन द कंट्री। एक रिपोर्ट सामने आई, AISHE 2020-21 की रिपोर्ट है ये। AISHE दैट इज़ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। सो ये एक सर्वे किया गया और उसकी रिपोर्ट जब सामने आई तो उसके 2-3 इन्फ्रेंसेस या फिर फाइंडिंग्स हैं जो हमको पढ़नी है। पहली फाइंडिंग ये है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस, हायर एजुकेशन की बात है तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर है, एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यूपी के अंदर अराउंड 8114 कॉलेजेस, दैट इज 32 कॉलेजेस पर 1 लाख पॉपुलेशन देखे गए हैं। मोस्ट कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं एट्सेट्रा। अच्छा, अब यहाँ पे भी इस रिपोर्ट के कुछ पॉस्टुलेट्स हैं, वो यहाँ भी देख लीजिए, फाइंडिंग्स रादर। सो SC यानी शेड्यूल कास्ट का जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। शेड्यूल ट्राइब की भी है, OBC का एनरोलमेंट भी बढ़ा है। SC का एनरोलमेंट अगर हम बात करें, मेल स्टूडेंट्स का 28% से, फीमेल का 38% से, SC में 47% मेल्स में और 63.4% फीमेल्स में, OBC में 32% मेल एंड 39% फीमेल के अंदर। ये सिंस 2014-15 जब से ये वाली सरकार आई है तब से जो भी इजाफा हुआ है उसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो एक ये और फाइंडिंग हो गई। फर्दर इसमें देखते हैं दैट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER जिसे कहते हैं 18 to 23 ईयर ग्रुप का, वो भी इंक्रीज हुआ है। 25.6% था और 27.3% अब हो गया है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी कि कितनी फीमेल्स हैं जो कि मेल्स के मुकाबले एनरोल हो रही हैं, उसमें भी इंक्रीमेंट आया है 17-18 से 2021 के अंदर। सो रिपोर्ट ने बेसिकली ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है हायर एजुकेशन को लेकर के। AISHE जो सर्वे है उसके बारे में बता रखा है कि इसको 2011 से कंडक्ट करवाया जा रहा है एंड पहली बार इसका जो डेटा है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन शो किया गया था। इंडिया रैंक्स फर्स्ट विद 24% कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, ग्लोबली अगर हम देखें कौन सा देश सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है तो इंडिया रैंक्ड फर्स्ट, और 24% मिल्क प्रोडक्शन जो है ग्लोबली वो इंडिया से आता है। और ये जो रिपोर्ट है, ये जो डेटा है रादर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक्स डेटाबेस FAO जो है उसके डेटाबेस से लिया गया। और इंडिया के अंदर नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये जो प्रोग्राम है इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए। कुछ स्कीम्स भी चल रही हैं जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। इन दोनों ने जो प्रोडक्शन है मिल्क उसको इंक्रीज़ किया है। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर हम बात करें तो जो इंडिजिनस ब्रीड्स होती हैं, जो इंडिया की लोकल ब्रीड्स हैं, उनको और बढ़ावा देना, उनके अंदर सिलेक्टिव ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है। उसके अलावा नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, तो जो फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गई या फिर जो ब्रुसेलोसिस डिजीज़ हैं पॉपुलेशन में कैटल में, उनको कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
नाउ अगर हम बात करें इंडिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल्क का कहाँ से, कौन से स्टेट में होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट को 2014 में लॉन्च किया गया था। 3 एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, उनको मिक्स करके फिर एक पूरा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला दिया गया था। ओके, सो मिल्क कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को कहा जाएगा। एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट आई टोल्ड यू उत्तर प्रदेश है। देन इंडिया की नेशनल जो इकोनॉमी है उसमें डेयरी सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5% कंट्रीब्यूट करता है। 80 मिलियन पीपल जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का भी एक बड़ा सोर्स है ये पर्टिकुलर सेक्टर। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंडिया स्लिप्स टू 42nd रैंक इन यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स 2023। तो एक रैंक हमारा डाउन हो गया। अमेरिका के बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक में हम 52वें स्थान पर आ गए हैं। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज़ 2023 40, 41, 42, नॉट 52, I'm so sorry, 42 नंबर है ना। एंड 2022 में हम 43 यानी 43 पे थे और इस बार हमारा रैंक 1 पॉइंट से नीचे गिर गया है, हालांकि हमारा परसेंटेज स्कोर सेम ही है। सो ये जो हमारा रैंक है 42nd रैंक है 55 कंट्रीज़ में से आया है। एंड इट वॉज लॉन्च बाय यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी सेंटर और इसको मॉनिटर किया इंडियन गवर्नमेंट ने। सो बेसिकली ये दिखाता है कि हम हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको कितना प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके चलते हमारा रैंक ये रहा है। ठीक है, टॉप कौन रहा है इस रैंक के अंदर? यूनाइटेड नेशन टॉप रहा है, फॉलोड बाय यूके एंड फ्रांस। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था तो उसका आंसर अब मिलेगा। वाइट शील्ड एक कंपनी है, पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है, और उन्होंने इंडेक्स रिलीज़ किया ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स ड्यूरिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। चलो, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ आप बताएंगे? बताइए मुझे, वेन्यू बताइए या कंट्री का नाम बता दीजिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट टुक प्लेस इन विच कंट्री? सो इस समिट के दौरान ये इंडेक्स सामने लाया गया और ये बताता है कि भाई नाम से देखिए, लेबर रेजिलियंस इंडेक्स, यानी आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लेबर है, वो कितनी रेजिलियंट है। ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ चेंज आ जाए, कोई मेजर आपदा आ जाए, कोई पैंडेमिक आ जाए, तो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को कितना झटका लगता है, आपके लोग कितने एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड होते हैं, उसके बेसिस पर रैंकिंग की गई। इंडिया कौन से रैंक पे है वो अभी मैं बताती हूँ, पर टोटल कितने देशों को रैंक किया गया? 136 कंट्रीज़ को रैंक किया गया। और हम इंडिया के रैंक की बात करें तो हमारा 65th रैंक था, 65 आउट ऑफ 136, तो हम इतने रेजिलियंट हैं। रही बात टॉप कंट्रीज़ की, तो डेनमार्क स्टूड एट द टॉप, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड्स, सो फोर्थ। ठीक है, तो ये है क्या बताता है, समझ में आ गया? इंडिया का रैंक समझ में आ गया। अगर हम बात करें सारे साउथ ईस्ट एशियन जो हमारे नेबर्स हैं पर्टिकुलरली उनसे, तो उन सब में हमारा रैंक अच्छा है, बिकॉज वो सब 80 से बिलो ही है। पाकिस्तान का रैंक 97 आया। अगर हम रीजनल पोजीशंस की बात करें, कॉन्टिनेंटल रीजनल वाइज चलें, तो नॉर्थ अमेरिका ने टॉप किया है एंड फॉलोड बाय यूरोप। Which state union territory is expected to be the most climate vulnerable region in India as per a recent report? तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? ये जो भी क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उनके हिसाब से फ्लडिंग सिचुएशंस आ सकती हैं और उनमें इंडिया इज़ वन ऑफ दी हॉट कंट्री जहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? तो बिहार हैज़ बीन रैंक्ड दी मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल रीजन, के ज़रा सा भी क्लाइमेट में चेंज आएगा तो सबसे पहले असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज पर XDI's ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट, XDI की ये रिपोर्ट है, इसके हिसाब से इंडिया, चाइना, US ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट झेलेंगे क्लाइमेट चेंज का। और इंडिया में भी 14 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि रिस्क पे हैं, स्पेशली फ्लडिंग के। और उनमें कौन कौन से हैं? बिहार, यूपी, असम, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, केरला, MP, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ना, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो देखिएगा, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल के अंदर इंडिया में से बिहार आया है, ग्लोबली इसको 22वां रैंक दिया गया। बिहार में वैसे भी फ्लडिंग सिचुएशन आ ही जाती है मानसून्स में, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यूपी और असम को, यूपी को 25th और असम को 28th रैंक दिया गया ग्लोबली। असम एक ऐसा स्टेट है जिसने ओवर द टाइम रिस्क में कितना इजाफा हुआ है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में, उसमें सबसे ज़्यादा जंप दिखाया है। यानी पहले इतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं था, नाउ इट इज़ वेरी वल्नरेबल। असम इज़ द ग्लोबल टॉपर व्हेन within the top 50 vulnerable regions
in terms of increase of climatic impacts during 1990 and 2050, whooping 330%। ये मतलब समझ में आया आपको कि 1990s या 1990 से 2050 तक कौन सा एक ऐसा स्टेट है जो कि सबसे मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी का ग्राफ ऊंचा करेगा, यानी पहले वल्नरेबल नहीं था, बहुत वल्नरेबल हो गया है, दैट इज़ असम। 330% का इजाफा इसने दिखाया और टॉपर है ग्लोबल। ओके चलिए, मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, सो चाइना को सबसे ज़्यादा वल्नरेबल माना गया है, टॉप 50 के अंदर मोस्ट वल्नरेबल है। और आफ्टर चाइना यूएस के 18 स्टेट्स हैं। देन चाइना, इंडिया, यूएस तीनों को मिला लें तो ओवर हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड प्रोविंसेस जो टॉप 100 के अंदर है ना मोस्ट वल्नरेबल, वो इन 3 देशों में से ही हैं। मोस्ट वल्नरेबल रीजन में साउथ ईस्ट एशिया ही आता है। इंडिया रैंक्स 47th इन OECD सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। अब OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स है, यानी कि सर्विसेज और ट्रेड की रेस्ट्रिक्ट हम कितने रेस्ट्रिक्टिव हैं हमारी पॉलिसीज़ को लेकर के या कितने ओपन है। तो हमारा रैंक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट पहले के मुकाबले हुआ है। सो इंडिया का रैंक रहा आउट ऑफ 50 कंट्रीज़ 47 आउट ऑफ 50। पर हाँ, हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आ रही हैं जिन्होंने स्लाइट लिबरलाइजेशन सर्विसेज ट्रेड के अंदर शो किया है। एंड टॉप 3 कंट्रीज हैं जापान, यूके एंड नेदरलैंड्स। जापान, यूके, नेदरलैंड्स एंड इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया ये बॉटम में रही बिल्कुल। एनटीपीसी रैंक्ड एज द टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ग्लोबली। एनटीपीसी को टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर घोषित किया है, जो कि खुद ही पावर प्रोड्यूस कर रहा है, इंडिपेंडेंट कंपनी है। एंड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी ट्रेडर्स ग्लोबली S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग्स निकली और उनके अंदर इसको टॉप रैंक मिला है, राइट। एंड 4 मेजर मेट्रिक्स थे जिनके बेसिस पे रैंकिंग दी गई। सबसे पहला आपकी असेट वर्थ कितनी है, रेवेन्यूज़ आप कितना जनरेट कर रहे हो, प्रॉफिट्स कितने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कितने हैं, राइट। देन एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो अकेला ही 24% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है 24% एनटीपीसी प्रोड्यूस कर रहा है। एंड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी को टारगेट कर रहा है। एंड इसके पोर्टफोलियो में नीयरली 50% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा 2032 तक का, ये टारगेट इन्होंने ले रखा है। बिहार एंड छत्तीसगढ़ अमंग स्टेट्स दैट एलोकेटेड मोर टुवर्ड्स एजुकेशन। सो हाल ही के अंदर गवर्नमेंट का एक डेटा सामने आया जिसमें दिखाया गया कि कौन से स्टेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एजुकेशन में, कितनी फंडिंग लगा रहे हैं। तो अगर आप ये देख सकते हो तो आर स्टेट्स एलोकेटिंग इनफ फॉर एजुकेशन। ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं परसेंटेज ऑफ नेट बजट एक्सपेंडिचर, जो बजट था उसके अंदर एजुकेशन को कितना परसेंटेज बजट मिला है। सो अगर आप देखो दिल्ली को 21.8% सबसे ज़्यादा इन्होंने एजुकेशन पे बजट दिया है, असम 20%, हिमाचल प्रदेश 18.8%। टॉप 5 के अंदर छत्तीसगढ़ और बिहार भी हैं। छत्तीसगढ़ ने 18.8% दिया है, बिहार ने 18.3% एलोकेट किया है एजुकेशन को। ओके, सो टॉप 5 के अंदर बिहार और छत्तीसगढ़ भी आ जाते हैं। सो बाकी हमने देख ही लिया, दिल्ली, असम, हिमाचल प्रदेश ये टॉप 3 हैं, फिर छत्तीसगढ़ एंड बिहार। ओके, आगे चलते हैं। डॉक्टर बिबेक देब्रॉय रिलीज द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट। डॉक्टर बिबेक देब्रॉय कौन है भाई? डॉक्टर बिबेक देब्रॉय, डॉक्टर बिबेक देब्रॉय हैं चेयरमैन ऑफ EAC PM। नाउ व्हाट इज दिस EAC? EAC इज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर को जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके जो चेयरमैन हैं डॉक्टर बिबेक ओबराय, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कहाँ पे कैसी है। ठीक है, इसको प्रिपेयर किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने किया, और इसमें पंजाब ने टॉप किया है कि भाई यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है ये, एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स इसमें बेस्ट रहे हैं। उसके बाद देन दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, JNK, काफ़ी सारे और स्टेट्स हैं जिनको अच्छा परफॉर्मिंग बताया गया, और जो लीस्ट परफॉर्मिंग या अंडर परफॉर्मिंग थे उनमें मेघालय, दादरा नागर हवेली, नागालैंड, तेलंगाना, UP, झारखंड
अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, वहाँ पे आए हैं। तो आप टॉप ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। जहाँ पे बहुत सारे नाम होते हैं ना बाकी, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं, सो आप ध्यान न दें तो भी चल जाएगा। चलिए, सो पहली कैटेगरी हमारी ओवर हो जाती है जिसमें हमने इंडिसेस, रिपोर्ट्स और रैंकिंग को डिस्कस किया। एंड नाउ विल बी मूविंग ओवर टू द सेकंड कैटेगरी विच इज स्पोर्ट्स। एंड आई एम हैविंग सीवियर हेडेक, इसलिए आज मेरा एनर्जी मीटर थोड़ा डाउन है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव इट टू यू टुडे, और इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग, so kindly bear with my energy today. I will not be as enthusiastic and interactive as I am otherwise because I'm having really bad headache. No problem. ठीक है, चलिए स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। सो विमेंस प्रीमियर लीग, ये हॉट केक है एकदम, नया एक लीग स्टार्ट हुआ है। एंड IPL जो अदरवाइज होता है T20 लीग इंडिया का, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर, फेमस, मनी एंड कैशिंग विमेन प्रीमियर लीग है। मेडन यानी पहली बार इनॉग्रल सीज़न चल रहा है और ये हो रहा है, टू बी हेल्ड नहीं, अब तो चल रहा है मुंबई में 4 to 26 मार्च ये होना है। विमेन्स प्रीमियर लीग WPL ओके, इनॉग्रल सीज़न है। कहाँ हो रहा है? मुंबई के अंदर हो रहा है और ब्रबोन स्टेडियम एंड DY पाटिल स्टेडियम के अंदर सारे मैचेस खेले जाने हैं। टोटल कितनी टीम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं? 5 टीम्स आर देयर। कौन कौन सी टीम्स हैं, नाम बताएंगे? चलिए कोशिश कीजिए, अगले 1-2 स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे वैसे नाम, पर ट्राई कीजिए। सारे टीम्स के अगर आपको नाम पता है, जो आपको पता होने चाहिए, सो राइट डाउन द नेम्स। एंड इफ़ यू नो द कैप्टन्स ऑल्सो, दैट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। ओके, चलिए, सो 5 टीम्स जो है उन्होंने मिलकर के 4,669.99 करोड़ फेच किए हैं। BCCI ने जो मीडिया राइट सेल किए हैं वो 951 करोड़ के सेल किए हैं। तो ये सेकंड बिगेस्ट T20 लीग बन जाती है पूरी दुनिया में IPL के बाद में, जो कि इतना मनी इन्वॉल्व कर रही है। स्मृति मंदाना becomes the most expensive player in WPL with 3.4 करोड़। 3.4 करोड़ के अंदर स्मृति मंदाना को खरीदा है। कौन सी टीम ने बाय किया है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इनको अपनी टीम में शामिल किया है। एंड सेकंड जो हाईएस्ट बिडिंग लगी वो लगी दीप्ति शर्मा की। इनका 2.6 करोड़ पे बाय आउट हुआ UP वॉरियर्स के लिए। एंड हरमनप्रीत कौर कौन सी टीम के पास गई हैं? ये गई हैं मुंबई इंडियंस के पास। ओके, सो दिस इज सीधी सपाट न्यूज़ है, इसमें अंदर कुछ भी नहीं और जानने का। टाटा ग्रुप बिकम्स द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ WPL। सो विमेन प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर बन गए टाटा ग्रुप। और जो 5 टीम्स मैं आपको बता रही थी वो कौन सी हैं? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड UP वॉरियर्स। ठीक है, नाम याद कर लीजिए। कैप्टन्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब तो अगर आप मैच फॉलो कर रहे होंगे पता ही होंगे, नहीं तो ढूंढो, थोड़ी मेहनत करो। चलो, चहल becomes highest wicket taker for Team India in T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री। T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन जाते हैं इंडिया से? कौन बन जाते हैं? युजवेंद्र चहल बन जाते हैं। एंड इन्होंने 91 विकेट्स लिए हैं 75 मैचेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र डिफीटेड बंगाल टू विन सेकंड रणजी ट्रॉफी टाइटल 2023। रणजी ट्रॉफी किसके पास गई? रणजी ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट है। और दूसरी बार इसको जीता है सौराष्ट्र ने। ओके, दूसरी बार जीता है। पहली बार इन्होंने 1920 के अंदर ये टाइटल जीता था, तब भी बंगाल को हराया था। इस बार भी बंगाल को हराया। कहाँ हुआ ये? ईडन गार्डन्स कोलकाता के अंदर फिनाले हुआ। रणजी ट्रॉफी के बारे में देख लीजिए, 1934 से खेला जा रहा है। पहला जो मैच था रणजी ट्रॉफी का वो मद्रास और मैसूर के बीच में खेला गया था। एंड सबसे ज़्यादा बार अभी तक इसको किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। और ये हमेशा हुआ है, सिर्फ कोरोना की वजह से बीच में इसको रोका गया था। उस्मान ख्वाजा विन्स शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। शेन वॉन की जब मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के चलते, तो एक्सीडेंट था, हार्ट अटैक था, I'm just forgetting it a bit. So I think heart attack it was. So उसके बाद अनाउंस किया गया था कि शेन वॉन के ही मेमोरी के अंदर मेंस टेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया जाएगा। और ये इनॉग्रल या पहली बार शेन वॉन अवार्ड है जो कि दिया गया, किसको दिया गया? उस्मान ख्वाजा को दिया गया। उस्मान ख्वाजा। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंक्लूडेड इन भोपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर और उनका कंक्लूजन हुआ भोपाल में। और किसने जीता मेडल टैली में? टॉप पे कौन रहा? महाराष्ट्र टॉप्ड द मेडल टैली। ये है मेडल टैली। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल्स लिए, जिनमें 56 गोल्ड शामिल थे। सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे MP रहा। ओके, सो महाराष्ट्र
देन हरियाणा, देन मध्य प्रदेश। और होस्ट किसने किया? मध्य प्रदेश ने ही होस्ट किया। पहली बार कुछ स्पोर्ट्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए थे, हमने थोड़े टाइम पहले भी पढ़ा था इनको। सो कायाकिंग, कैनोइंग, कनोए सलाम, फेंसिंग, ये पहली बार खेलो इंडिया गेम्स के अंदर एडिशन किया गया। अब ये एक क्रक्स है कि हर बार जब भी हुए हैं तो होस्ट सिटी कौन सा रहा, विनर कौन सा रहा, 2018 से लेकर 22 तक की आप पूरी जिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। जीन एरिक वर्गेन विंस हैदराबाद ई प्रिक्स। हैदराबाद ई प्रिक्स 4th लेग हुआ फार्मूला ई सीजन ऑफ द ईयर का, और जो कि हैदराबाद में हुआ। ये पहला फार्मूला ई रेस है इंडिया में जो हुआ। फार्मूला ई रेस और फार्मूला F1 में थोड़ा डिफरेंस होता है, समझिएगा। वहाँ पे जो कार्स होती हैं वो आपके डीजल इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, दीज आर बैटरी इलेक्ट्रिक कार्स, तो कंपैरेटिवली स्पीड कम होती है, ट्रैक्स थोड़े छोटे होते हैं, उतने मैग्नानिमस लेवल पे चीज़ें नहीं होती। तो पहली बार इंडिया में फार्मूला ई रेस हेल्ड हुई, कहाँ हुई? हैदराबाद के अंदर हुई। जीता किसने? जीन एरिक वर्गेन ने इसको जीता है। एंड बस किसने प्रेजेंट की ट्रॉफी? सो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने प्रेजेंट की। बस ठीक है, चलो। कार्लोस अल्कराज वन अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। अब हम आ जाते हैं टेनिस की दुनिया में। कार्लोस अल्कराज ने अर्जेंटीना ओपन टाइटल जीत लिया है। ये स्पेन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया कैमरॉन नोरी को एंड फर्स्ट स्पेनियर्ड बन जाते हैं राफेल नडाल के बाद। ठीक है, राफेल नडाल ने जीता हुआ है ये अर्जेंटीना ओपन 2015 में। उसके बाद अब किसी स्पेनिश खिलाड़ी ने जीता है तो वो कार्लोस अल्कराज है। कार्लोस अल्कराज को अगर आपने नहीं देखा, जस्ट इन केस लेट मी शो द पिक्चर्स ऑल्सो, बिकॉज आई रीड द कमेंट्स एंड द इंस्टा मैसेजेस दैट यू सेंड मी कि मैम इसमें थोड़ा पिक्चर्स भी दिखा दिया कीजिए या फिर हाईलाइट कर दिया कीजिए। सो आई डू रीड योर कमेंट्स। हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं तो रिचा शर्मा 2325, दिस इज़ माई इंस्टा ID, रिचा शर्मा 2325। सो यहाँ से यू कैन गेट इन टच विथ मी। चलिए, वो येबिंग बिकम्स द फर्स्ट चाइनीज मैन टू विन ATP टूर टाइटल। ATP जो होता है दैट इज एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, मेन टेनिस को ये गवर्न करती है बॉडी। तो उसमें पहली बार कोई ATP का टूर का टाइटल एक चाइनीज़ खिलाड़ी ने जीता है। उनका नाम है वो येबिंग और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाड़ी को हराया। कहाँ, कौन से कॉम्पिटिशन या टूर्नामेंट में? डालस ओपन 2023 इन्होंने जीता है। ये मेंस इंडोर हार्डकोर टेनिस टूर्नामेंट है, डालस टेक्सास के अंदर ये खेला गया। इंडियन गोल्फ प्लेयर अदिति अशोक विंस कीनिया लेडीज़ ओपन टाइटल 2023। सो अदिति अशोक जो हैं काफ़ी फेमस नेम हैं इन द फील्ड ऑफ गोल्फ और इन्होंने कीनिया लेडीज़ ओपन टाइटल जीता है। ये 4th लेडीज़ यूरोपियन टूर टाइटल है जो इनके नाम इन्होंने किया है। केरला वन फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। पहली बार नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप इंडिया में खेली गई, इनॉग्रल चैंपियनशिप थी। और कहाँ हुई है? दमस बीच, सूरत के अंदर हुई। जीता किसने? केरला ने इसको जीता। सऊदी अरेबिया टू होस्ट 2027 एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप। 2027 का एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। कतर के अंदर 2023 वाला होगा, अब जो होना है जून के अंदर। सो जून टू जुलाई 2023 AFC एशियन कप कतर होस्ट करेगा, 2027 वाला सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। डिसीजन आ गया, काफ़ी सालों के आ जाते हैं डिसीजन, तो बता दिए गए हैं। रियल मैड्रिड बीट अल हिलाल टू विन रिकॉर्ड 5th क्लब वर्ल्ड कप। अब ये फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं, फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप है। क्लब्स में जो वर्ल्ड कप होता है, सो अलग अलग क्लब्स के अंदर वर्ल्ड कप हुआ और उसमें जीता कौन? रियल मैड्रिड जीता है 5th टाइम। अब ये इसकी 5th विन थी। किसको हराया? अल हिलाल को हराया है। एंड फाइनल रबात मोरक्को के अंदर खेले गए। डच प्लेयर अनीश गिरी वन टाटा स्टील मास्टर्स 2023। अब हम आ जाते हैं चेस की तरफ। सो ये चेस का चैंपियनशिप था, टाटा स्टील मास्टर्स 2023, और इसको नेदरलैंड्स की जो एक प्रोविंस है विजानजी, वहाँ पे खेला गया और डच प्लेयर अनीश गिरी ने इसको जीता है। इसमें काफ़ी जो टॉप सीडेड प्लेयर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। विघ्नेश एंड विशाख NR बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट ब्रदर्स टू बिकम ग्रैंड मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर्स बनते हैं चेस के अंदर, राइट। सो 80th ग्रैंड मास्टर बने विघ्नेश NR, और ये 80th ग्रैंड मास्टर बने और इनके जो ब्रदर हैं विशाख NR वो ऑलरेडी
59th ग्रैंड मास्टर 2019 में बन चुके हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 भाइयों और दोनों ग्रैंड मास्टर्स बने हैं, विघ्नेश एंड विशाख NR। India secured bronze in Badminton Asia Mixed Team Championship 2023। So Badminton Asia जो चैंपियनशिप है उसमें मिक्स्ड टीम के अंदर इंडिया लेकर के आया ब्रॉन्ज मेडल, और इसी में त्रिशा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद हैं, इन्होंने विमेंस डबल जो है वो जीता। और ये कहाँ हुआ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? इट वॉज बीइंग कंडक्टेड इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, हम ब्रॉन्ज लाए हैं तो गोल्ड और सिल्वर कौन लेके गया? गोल्ड लेके गई चाइना की टीम और सिल्वर लेके गई साउथ कोरिया की टीम। रुद्रांश पाटिल विन गोल्ड इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इन ISSF वर्ल्ड कप 2023। इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप जो होता है वो कहाँ हो रहा था? कायरो इजिप्ट के अंदर, और उसमें 10 मीटर एयर राइफल, पिस्टल, शॉटगन, इन सब के कैटेगरी में कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो एयर राइफल 10 मीटर के अंदर गोल्ड जीता रुद्रांश पाटिल ने, इन्होंने जर्मनी को हराया। उसी के बाद 50 मीटर राइफल कंपटीशन के अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह गोल्ड लेकर के आए, एंड देन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में तिलोत्तमा सेन ये सेकंड ब्रॉन्ज लेकर के आए इंडिया का। Which Indian athlete won gold in shot put event at Asian Indoor Athletics Championship? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट के अंदर हम गोल्ड लेकर के आए हैं। किसने जीता है गोल्ड इंडिया के लिए? तजिंदर पाल सिंह तुअर ने ये जीता है, और ये जो चैंपियनशिप है ये अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर कंडक्ट की जा रही थी। ITPB, that is Indo-Tibetan Border Police, won the title of National Ice Hockey Championship 2023। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, एक फील्ड हॉकी होती है और एक आइस हॉकी होती है। सो आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ कंडक्ट की गई? लद्दाख लेह के अंदर कंडक्ट की गई। ITPB ने इसको जीता है, और थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली इन्होंने टाइटल जीता है, लगातार 3 साल से जीत रहे हैं। इस बार लद्दाख को हराया इन्होंने 1-0 स्कोर से। अच्छा, अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ है जो कि डिटेल की ज़रूरत नहीं है, 1 लाइनर न्यूज़ है। जैसे सनराइजर्स हैदराबाद, इन्होंने अपॉइंट किया है एडन मार्क्रम को, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है, एज द कैप्टन। ओके, देन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इन्होंने अपॉइंट किया है सानिया मिर्ज़ा को मेंटोर करने के लिए विमेंस प्रीमियर लीग के दौरान। अब हम आते हैं हमारी थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी पे, विच इज़ इंटरनेशनल न्यूज़। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, फिर बाकी न्यूज़ देखेंगे। सो मैनुएला रोका बोटे अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। दिस इज अफ्रीका इफ एट ऑल यू कैन सी, एंड दिस इज इक्वेटोरियल गिनी, और यहाँ पे पहली बार एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं। नाम क्या है? रोका से याद रख सकते हो, गिनी और रोका। इक्वेटोरियल गिनी है ना, गिनी, हम सिक्के को भी गिन्नी बोलते हैं, गिन्नी है ना, और रोका होता है ना, शादी के पहले रोका किया जाता है, एंगेजमेंट के पहले, कि भाई रोका हो गया, हमने रोक दिया लड़के लड़की को एक दूसरे के लिए। सो आपने गिन्नी दे करके और रोका है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो मैनुएला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस इलेक्टेड नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस। सो निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस बन गए हैं साइप्रस के अगले प्रेसिडेंट बनेंगे बेसिकली, और ये साइप्रस के बारे में काफ़ी इन्फो है जो आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। एंड दिस इज साइप्रस, कैपिटल इज निकोसिया, राइट। सो निकोसिया कैपिटल है, निकोस प्रेसिडेंट बन रहे हैं, एसोसिएशन बिठाया जा सकता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, अब ये क्वेश्चन है जो मैंने पिछली बार के वीडियो में, दैट इज़ जब हम नेशनल न्यूज़, बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज़ पढ़ रहे थे, तो आपको साइनिंग ऑफ क्वेश्चन के तौर पे दिया था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किए गए हैं, 22nd प्रेसिडेंट के तौर पे? आंसर इज बांग्लादेश। सो ही विल बिकम द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। अप्रैल से टर्म संभालेंगे, 23 अप्रैल से, एंड बाय डिफ़ॉल्ट बने बिकॉज कोई अपोजिशन में आया नहीं सामने। अब्दुल हामिद जो अभी प्रेसिडेंट है ना, इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, 2 कंसेक्टिव टर्म उन्होंने पूरी की, और बांग्लादेश में रूल है कि 2 टर्म के बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो ही हैज़ टू स्टेप डाउन। Which country's Chief Justice was the chief guest at 73rd Foundation Day of Supreme Court of India? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फाउंडेशन डे है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73rd स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के न्यायाधीश को बुलाया गया था? आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के जो
चीफ जस्टिस हैं, ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द 73rd फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे आता कब है? 28 जनवरी को आता है। 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं और 28 को हमारा सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन होता है। और कौन है चीफ जस्टिस सिंगापुर के जो आए? सुंदरेश मेनन। सुंदरेश मेनन, फोटो देख लो। फोटोज़ रखने का एक पर्पज़ होता है, आपके दिमाग में ना न्यूज़ लंबे समय तक टिकती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, पूछा था मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? सो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई के अंदर हुआ, ओके। और 13 फरवरी को ये चालू हुआ। इसका थीम रहा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। बस एनुअली होता है, वहाँ पे हर साल कंडक्ट किया जाता है। न्यूजीलैंड डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी आफ्टर साइक्लोन गैब्रियल हिट नॉर्थ आइलैंड। सो न्यूजीलैंड का ये जो नॉर्थ आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड पे एक साइक्लोन ने हिट किया गैब्रियल और उसके बाद नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा साइक्लोन है जिसने हिट किया, या फिर साइक्लोन गैब्रियल ने कहाँ हिट किया। सो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड से एसोसिएशन है। मार्बर्ग वायरस डिजीज फर्स्ट एवर आउटब्रेक, जो क्वेश्चन मैंने आपसे किक स्टार्ट में पूछा था। मार्बर्ग वायरस डिजीज का सबसे पहला आउटब्रेक इक्वेटोरियल गिनी के अंदर देखा गया। इक्वेटोरियल गिनी वही जो हमने अभी रोका पढ़ा था, है ना। चलिए, सो WHO ने रिसेंटली कहा है कि इक्वेटोरियल गिनी में कंफर्म हो गया है फर्स्ट एवर आउटब्रेक मार्बर्ग डिजीज़ का। और मार्बर्ग डिजीज़ को पहले मार्बर्ग हेमरेजिक फीवर कहा जाता था। इसमें बहुत हाई फीवर होता है, हेमरेज कॉज कर सकता है, अंदर दिमाग की नसें फट सकती हैं। और ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स दोनों को ये हो सकता है, जैसे कि बैट्स, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स जैसे कि जो एप्स होते हैं, है ना। देन ये कॉज होता है मार्बर्ग वायरस से, जो कि जेनेटिकली यूनिक जूनोटिक यानी एनिमल बोन RNA वायरस है। और ये और इबोला वायरस, ये दोनों ही फिलोविरिडे फैमिली ऑफ वायरसेस को बिलोंग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मार्बर्ग वायरस को सबसे पहले 1967 में रिकॉग्नाइज किया गया था। ट्रांसमिट किसके थ्रू होता है? ट्रांसमिट बैट्स के थ्रू होता है। चमगादड़ जो होती है, फ्रूट बैट के थ्रू होता है, और फिर इंसान टू इंसान में ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू फैल जाता है। नॉट ब्लड ट्रांसमिशन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू भी होता है। सी आइस कवर रीचेस लोएस्ट लेवल इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में जो सी पे आइस कवर है वो अभी तक का सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया है ड्यू टू हॉट विंड्स दैट आर ब्लोइंग। सो 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लास्ट वीक इन द सेंस, मतलब जब भी न्यूज़ आई, आप हाल ही के दिनों में समझिएगा। सो 1979 से अभी तक का लोएस्ट ये रिकॉर्ड रहा सी आइस कॉन्सेंट्रेशन का। हर दिन 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर आइस मेल्ट हो रही है एक दिन के अंदर, ओके। एंड लाइक आई टोल्ड यू, हॉट विंड्स की वजह से हो रहा है। और हॉट विंड्स का जो टेम्परेचर है, जो एवरेज बहा करती थी, उनसे अब ये 1.5 डिग्रीज हायर टेम्परेचर की हॉट विंड्स ब्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से दी आइस इज मेल्टिंग इन एंटार्क्टिका। फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग UAE होस्टेड। I2U2 क्या है? I2U2 इंडिया, I से 2 देश होंगे, इंडिया, इजराइल, U से 2 देश होंगे, USA एंड UAE। तो इनका एक ग्रुप है I2U2, और उनकी वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, कहाँ हुई? UAE के अंदर हुई। मेन ऑब्जेक्टिव रहा सिक्योरिटी कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल हब्स, फूड सिक्योरिटी और बाकी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे जो भी हम कोऑपरेशन कर सकते हैं उन पर डिस्कशंस हुए। एंड इसको इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी, एनवायरनमेंट सेक्रेटरी USA के, प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, PM मोदी और UAE प्रेसिडेंट इन्होंने अटेंड किया। FATF सस्पेंड्स रशियाज मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वॉर। FATF क्या है? FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सो ये बेसिकली जो भी देश ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं या टेररिज्म को फंडिंग करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाता है, और उनको जो उस लिस्ट में, अगर मतलब सिर्फ उनकी लिस्ट नहीं बनाता, सारे देशों की लिस्ट होती है, लेकिन उसके हिसाब से कि आप कितनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, आप ग्रे लिस्ट में जाओगे, ब्लैक लिस्ट में जाओगे, या फिर आप लिस्ट से ही बाहर हो जाओगे। सो रशिया को बाहर कर दिया गया है। ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डॉग है बेसिकली FATF, है ना। आप मनी लॉन्डर तो नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी हैम्पर होगी, या फिर आप टेररिज्म को फंड कर रहे हो तो नुकसान होगा, ठीक है। तो बस ये वन लाइनर ही न्यूज़ है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया जो है FATF की ग्रे लिस्ट में आ गए हैं, है ना। ग्रे लिस्ट में कौन आते हैं? जो मनी लॉन्ड्रिंग या फंडिंग कर दें शुरू टेररिज्म के लिए। एंड FATF के हेडक्वार्टर पेरिस में है। इंडिया इसका मेंबर बना था 2010 के अंदर, एंड इसके जो प्रेसिडेंट है FATF के वो T राजा कुमार हैं। नाउ न्यू स्टार्ट।
रशिया ने मना कर दिया है रिन्यू करने से न्यू स्टार्ट वाला जो अग्रीमेंट है जो कि यूएसए के साथ में था। ओके, अब ये समझ लीजिएगा, रशिया हैज़ अनाउंस्ड टू सस्पेंड इट्स पार्टिसिपेशन। न्यू स्टार्ट क्या है? ये लास्ट रिमेनिंग मेजर मिलिट्री अग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी है कि अगर आप आर्म्स रिड्यूस करो, हम आर्म्स रिड्यूस करें, आप अपने आर्म्स का सारा खुलासा हमसे कीजिए, हम आपसे करेंगे। ये आपस में रशिया और यूएस की पहले एक अग्रीमेंट थी और उसको स्टार्ट 1 के नाम से शुरू किया। फिर जब वो एक्सपायर हो गया 2009 में, तो फिर सॉर्ट करके एक और आया, आई थिंक यहीं कहीं लिखा होगा, ये रहा है ना, अभी मैं दिखाऊंगी आपको चार्ट पे भी। सॉर्ट करके एक और एग्रीमेंट आया, वो भी एक्सपायर हुआ। अब ऐसा था कि हम रिन्यू कर लेंगे, लेकिन अब रशिया ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमको नहीं करना रिन्यू। ठीक है। सो यूएस रशियन स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट, INF ट्रीटी जो थी वो 1998 में शुरू हुई, 2019 के अंदर ये फाइनली ख़त्म हो गई और अब रिन्यू होने की बारी थी। तो पहले ABM ट्रीटी आई, फिर स्टार्ट 1 आया, फिर सॉर्ट आया, है ना। स्टार्ट 1 देखो 2009 में ख़त्म हो गया, फिर सॉर्ट जो था वो 11 में ख़त्म हो गया। सो इस तरह से करते करते अब फर्दर रिन्यू होना था, बट रशिया हैज़ डिनाइड। और इसका ये मतलब है कि इट विल बी हार्डर फॉर यूएस टू मॉनिटर कंप्लायंस। रशिया कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, अब पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। रशिया ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है म्यूचुअल इंस्पेक्शंस को, न्यूक्लियर वेपन साइट्स वगैरह जो थी ना, उसमें ऑलरेडी उसने बोल दिया नहीं, हम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे अपना। एंड फाइनली हम शॉर्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडिया और स्पेन, कौन से 2 देश हैं? इंडिया एंड स्पेन ने अग्री किया है कोलैबोरेट करने का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। इंडिया एंड स्पेन, मैप पे कंट्री चलाया करो दिमाग में तो याद रखना इजी होगा। यूरोपियन यूनियन बैन्स गैस, डीजल एंड कार सेल्स फ्रॉम 2035। ऑलमोस्ट 12 साल बाद से बंद कर देंगे कि भाई गैस, डीजल, कार वाली सेल्स नहीं होंगी, सब कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली पे आ जाएगा। श्रीलंका ने सेलिब्रेट किया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 4 फरवरी को श्रीलंका डे ऑब्जर्व होता है इंडिपेंडेंस का। देन फाइनली म्यांमार और रशिया और म्यांमार, ठीक है, बर्मा म्यांमार, साइन पैक्ट ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर। तो मैप से अगेन ध्यान रखेंगे। देन विद दिस वी आर डन विथ द थर्ड कैटेगरी ऑल्सो। जाते जाते अब आपको एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत ज़्यादा बात आज मैं नहीं करूँगी, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। So signing of question, Eagle 44 या OGUP 44 is the first underground air force base of which country? यानी कि ईगल 44 या OGUP 44 किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा? और वो इतना बड़ा है कि उसमें जेट्स भी आ जाते हैं। उसको रिवील किया गया, पहली बार उसकी पिक्चर्स रिवील की गई थी। तो ये जो ईगल 44 है, ये अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस कौन से देश का है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द फूड फॉर थॉट, या एक ऐसा थॉट जो हम चाहेंगे आपसे डिस्कस करना। डिग टू द डीपेस्ट वाई बिहाइंड द वांट। थिंक लाइक अ मंक बुक है जय शेट्टी की, उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है। वाई 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 वाई, गो टू द डीपेस्ट लेवल। जब भी कोई बड़े डिसीजन लाइफ में लेना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, कोई वांट है, कुछ चाहिए, कुछ बनना है, तो क्यों वाई, जब तक उस डीपेस्ट वाई तक नहीं पहुंचोगे ना, तब तक आपकी चीज़ों में कन्विक्शन भी नहीं आएगा। जो मैनिफेस्टेशन की बात की जाती है वो भी नहीं होगी। जो बनना है उसका, वो बनने के बाद जो सेटिस्फैक्शन है या लाइफ अब कहाँ रुक करेगी, वो भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो क्यों करना है जो करना है, क्यों चाहिए जो चाहिए। इफ़ यू वांट अ बिगर सैलरी, इफ़ यू वांट अ बेटर जॉब, इफ़ यू वांट सो एंड सो पर्सन इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट सच अ टाइप ऑफ हाउस, इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, इफ़ यू वांट अ सेल्स जॉब, इफ़ यू डू नॉट वांट टू वर्क एट ऑल, जो भी कुछ करना है, क्यों आज पढ़ रहे हो, क्यों किसी चीज़ को बनने के लिए, तो क्यों बनना है, उस पोजीशन पे ही क्यों जाना है, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। गेटिंग माई पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप मत करिए, आप करिए, पर यू मस्ट ऑलवेज हैव अ रीज़न टू डू व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर वांटिंग इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई केम इन टू दिस लाइन, राइट। मैंने अपना करियर स्विच किया, क्यों, व्हाट आई वॉन्टेड, so I know why I'm doing it. You also must know whatever you are doing or wanting in life, why are you doing or wanting it. ठीक है। so सिर्फ सब कर रहे हैं भेड़ चाल, वही जो हम बोलते हैं ना, भेड़ चाल की वजह से कुछ नहीं कर रहा है। आपके पास अपने खुद के वैलिड रीजंस होने चाहिए, वेल थॉट अपॉन रीजंस होने चाहिए, तब तो अच्छे से करिए फिर, ठीक है। सो चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे एंड मंथली करंट अफेयर सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है फरवरी की। अब जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आएंगे। कर्नाटका का मैप बहुत टाइम से बच्चे डिमांड करें, डेफिनेटली आई विल बी ब्रिंगिंग दैट एंड अदर स्टैटिक टॉपिक्स ऑल्सो। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू वेरी सून, बाय बाय।